हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो ठीक 6 बजे आज 43 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें कई नए मंत्री होंगे और कई पुराने जिनका प्रमोशन किया जाएगा। और एक अब ताजा अपडेट आ रहा है, त्रिपुरा से भी एक चेहरे को जगह दी जा रही है। त्रिपुरा से प्रतिमा भौमिक मंत्री बनाई जाएंगी। प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा पश्चिम सीट से सांसद हैं, तो नॉर्थ ईस्ट को भी उत्तर पूर्व को भी पूरा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, यह हमें बताया जा रहा है। अरुणाचल से भी प्रतिनिधित्व रहेगा, तो नॉर्थ ईस्ट से कुल 5 मंत्री जो हैं बनाए जाएंगे, यह बताया गया है, जिसमें त्रिपुरा पश्चिम से लोकसभा की सांसद प्रतिमा भौमिक वो भी आज मंत्री परिषद में शामिल की जाएंगी। तो कुल इस तरीके से 43 लोग आज शपथ लेंगे ठीक शाम 6 बजे। और मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल, सबसे बड़ा विस्तार आज होने जा रहा है। देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं पहले इस ताजा अपडेट के लिए। देवेंद्र। हाँ, वही उड़ीसा का नाम जो बताया आपने, प्रतिमा भौमिक को त्रिपुरा वेस्ट से उन्होंने चुनाव जीता है, पहली बार चुनाव जीता है। और त्रिपुरा में आप देखें तो पहले बीजेपी का कोई बहुत ज़्यादा कोई जनाधार तो था नहीं। या 2017 में जब अमित शाह वहाँ पे गए थे बतौर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उड़ीसा बीजेपी की टीम ने सिर्फ 6 लोग आ पाए थे, प्रदेश अध्यक्ष सहित अमित शाह को रिसीव करने। आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस जगह पर जा रहे हों और वहाँ पर सिर्फ 6 लोग आ रहे हों। और उसके बाद जो बीजेपी दफ्तर था, टूटा सा घर था, उसमें बीजेपी का दफ्तर हुआ करता था। प्रतिमा भौमिक वहाँ पर भी बहुत सक्रिय रहती थी और तब से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तब जब अमित शाह हुआ करते थे तो उनकी नज़र में आई थी। और यहाँ इतनी सहज हैं सौरभ कि बीजेपी दफ्तर में जब कोई पहुँच जाता था तो वो खुद चाय बनाकर सर्व किया करती थी। और उनकी सहजता सांसद बनने के बाद भी वैसे ही बरकरार रही। पार्लियामेंट में ऐसा अक्सर होता है कि त्रिपुरा से जब वो आती हैं तो त्रिपुरा का गुड़ बहुत प्रसिद्ध है, वो गुड़ लेके कभी आ जाती हैं। त्रिपुरा की मछलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, वो कभी मछली लेकर आती हैं और बहुत सहजता के साथ रहने वाली और पार्लियामेंट या संगठन का जो भी काम हो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाली। तो उस लिहाज से निश्चित तौर पे आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, त्रिपुरा की बात कर लें, एक सहज सांसद, महिला सांसद, उनको प्रतिनिधित्व भौमिक के मार्फत ये मिल रहा है। और जिस प्रकार से उनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि 2 नाम त्रिपुरा से 2 ही सांसद हैं त्रिपुरा के, उनमें से एक प्रतिमा भौमिक हैं और आज वो शपथ लेंगी। आज पीएम के साथ बैठक में भी वो मौजूद थी। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़े हुए हैं और रुचि कुमार भी। आनंद, जो जिन मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बड़े हैवीवेट चेहरे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री, संतोष गंगवार, थावरचंद गहलोत, सदानंद गौड़ा, सारे कैबिनेट मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, इन सारे लोगों की कुर्सी जाने का सीधा सा एक मतलब है परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस। और जैसा कि कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीन्स बिजनेस, उन्होंने कई बार ताकीद की। पहले भी जब बैठकें हुई तो उन्होंने ताकीद की इस बात को लेकर कि हमें परफॉर्मेंस चाहिए, आप लोगों को मौका दिया गया, आप लोग परफॉर्म करिए। लेकिन जाहिर तौर पे कोरोना के टाइम पे जिस तरह से लगातार सवाल उठे, मिसमैनेजमेंट हुआ, उसको लेकर बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन को जाना ही था, ये लगभग पहले से तय था। और उसके अलावा अगर हम सदानंद गौड़ा की बात करें तो सदानंद गौड़ा ने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। उनकी बजाय जो दूसरे मंत्री थे जो कि गुजरात से आते हैं, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। और सदानंद गौड़ा की जगह शोभा करंदलाजे लेंगी, क्योंकि दोनों वोकालिगा कम्युनिटी से आते हैं और दोनों कर्नाटक से आते हैं। ऐसे में एक वोकालिगा को हटाकर आप दूसरे वोकालिगा को मौका दे रहे हैं। और ये आपको बता दें कि मनसुख मांडविया ने, जो कि उनके जूनियर है सदानंद गौड़ा के उस मंत्री, उन्होंने इस कोरोना के टाइम पे भले ऑक्सीजन का प्रबंधन हो, दवाओं के बारे में हो या तमाम इंजेक्शन को लेकर, उन्होंने बेहतर मैनेजमेंट किया, बेहतर उन्होंने काम किया और उन्होंने अच्छा, उनका फीडबैक सबसे अच्छा रहा। और तीसरी बात आपको हम बताएं कि रमेश पोखरियाल निशंक की, इनसे भी आप शिक्षा मंत्रालय में, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप नए नए आइडियाज दो, आप कैसे शिक्षा प्रणाली को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप कैसे बेहतर इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आगे बढ़कर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा, उसको लेकर खुद उन्होंने अपनी बैठकें की, लगातार उन्होंने खुद इंटरवेंशन किया। बार बार अगर छात्रों के साथ चर्चा चले तो उसमें खुद वो अचानक पहुंच जाते थे। इससे पता चलता था कहीं ना कहीं निशंक के कामकाज को लेकर वो खुश नहीं थे। और यही वजह है कि स्वास्थ्य, हालांकि बीमार थे वो, कोविड के पोस्ट कोविड उनको कुछ कम्युनिकेशन हो गई थी, वो निशंक एम्स में लंबे समय तक एडमिट थे। तो स्वास्थ्य के बहाने उनको वहां से रास्ता उनको बाहर का दिखा दिया गया और उनकी जगह अजय भट्ट, जो कि खुद ब्राह्मण है, तो एक ब्राह्मण को कैबिनेट में एक ब्राह्मण से रिप्लेस किया जा रहा है। दोनों उत्तराखंड से हैं।
चलिए, तो ये जो बड़े नामों के जाने की बात है वो साफ दिखाई दे रही है इसके अंदर। रुचि, जो नए नाम यूपी से इंडक्ट किए जा रहे हैं, अगर उनके अनुभव के बारे में या इससे पहले उनके पास प्रशासनिक को अनुभव हो, उस लिहाज से आपको कोई उस लिहाज से आप देखती हैं कि उनके चयन का वो क्राइटेरिया रहा हो? देखिए, प्रशासनिक अनुभव की जहां तक बात है, उसमें अनुप्रिया पटेल को आप कह सकते हैं कि वो पिछली बार मंत्री थी मोदी सरकार में, अपना दल की वो अध्यक्ष हैं और उनका काफ़ी प्रभाव माना जाता है। ये कहा जाता है कि जो कुर्मी वोट जो 7% यूपी में है और करीब 12 जिले ऐसे हैं जहाँ 15% से ज़्यादा कुर्मी वोट है, तो वहाँ उनका असर है। मंत्री वो रही हैं, तो आप उनका प्रशासनिक अनुभव मान सकते हैं। जहाँ तक एसपी सिंह बघेल का सवाल है, वो पुराने नेता है। मुलायम सिंह एनडी तिवारी के टाइम पे वो पुलिस में हुआ करते थे और उनकी सिक्योरिटी में थे। फिर मुलायम सिंह, रुचि फिर रोक रहा हूँ मैं आपको, एक बार माफी चाहता हूँ। देवेंद्र के पास फिर कोई अपडेट है एक? जी देवेंद्र, बताइए। और साहब, एक निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि कोरोना के दौर में आखिर जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वहाँ पर अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार ये कोई छोटा नहीं है, कोई टोकन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, बल्कि बहुत ओवरऑल हॉलिंग जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या के लिहाज से। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में आखिर वहाँ पर अरेंजमेंट कैसा होगा? तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जिस दरबार हॉल में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसकी कुल क्षमता का तकरीबन 50%, यानी कि महज लगभग 125 लोगों को ही वहां पर बुलाया गया है। और जो टॉप सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि इसके लिए बहुत सख्ती से और कड़ाई के साथ पालन किया गया है और जो लोग भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं उनके साथ सिर्फ एक व्यक्ति जा रहा है। और कई मंत्रियों से जब हमारी बात हुई जो शपथ लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो सिर्फ परिवार के एक सदस्य को लेकर वहाँ पे जा रहे हैं, अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पे जा रहे हैं। तो कुल लगभग 125 लोग वहाँ पर मौजूद होंगे और दरबार हॉल की क्षमता के हिसाब से ये उसका 50% है। और उससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज के शपथ ग्रहण समारोह में भी किस प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल की झलक दिखेगी, कोविड प्रोटोकॉल की छाप दिखेगी। और सौरभ, ये शुरू से ही हो जाएगा, जैसे राष्ट्रपति भवन में एंट्री शुरू होती है। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूं देवेंद्र, आपको रोक रहा हूं। जिस चीज का मैं इंतजार था फाइनली कि वो सारे नाम एक बार आ जाएं, तो वो सभी 43 नाम हमारे पास अब आ चुके हैं। अब एक एक करके वो सारे नाम हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे नामों की चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन अब सभी 43 नाम हमारे साथ हैं। इसमें सबसे पहला नाम रखा गया है श्री नारायण तातू राणे का, उसके बाद श्री सर्बानंद सोनोवाल, इन दोनों की चर्चा हमने लगातार की। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो एमपी से आते हैं, जिनके बारे में अभी आपको देवेंद्र बता रहे थे, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, श्री अश्वनी वैष्णव, श्री पशुपति कुमार पारस, श्री किरण रिजिजू, श्री राजकुमार सिंह, श्री हरदीप सिंह पुरी। ये पूरी लिस्ट है जो मैं पढ़ रहा हूं आपके पास, आपके सामने इंडिया टीवी के पास सारे 43 नामों की लिस्ट आ चुकी है। हरदीप सिंह पुरी का नाम के बाद 11वें नंबर पर मनसुख मांडविया का नाम है, उनके बाद 12वें नंबर पर भूपेंद्र यादव का नाम है, फिर पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करांदलजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शन विक्रम जरदोश, और इनके बाद 23वां नाम है मीनाक्षी लेखी का, दिल्ली की सांसद। 24वें नंबर पर अन्नपूर्णा देवी, फिर ए नारायण स्वामी, फिर श्री कौशल किशोर, श्री अजय भट्ट। ये सारे नाम हम आपको बता चुके हैं पहले। श्री BL वर्मा, श्री अजय कुमार, श्री चौहान देवु सिंह, श्री भगवंत खुबा, श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, सुश्री प्रतिमा भौमिक, जिनके बारे में अभी अभी हमने आपको बताया बस 2-4 मिनट पहले, डॉक्टर सुभाष सरकार, डॉक्टर भगवत किशन राव कराड़, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, डॉक्टर भारवती प्रवीण पवार, श्री बिसेश्वर टुडू, श्री शांतनु ठाकुर, डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई, श्री जॉन बाडला, डॉक्टर L मुरुगम और श्री निशीत प्रमाणिक पश्चिम बंगाल के। तो ये पूरी लिस्ट है, पूरे 43 नाम इसके अंदर शामिल हैं और स्क्रीन पर भी ये सारे नाम आपके चल रहे हैं। बड़े नाम जो है इसमें फिर आपको बता दूं, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह,
अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, ये तमाम नाम आपने इसमें देखे हैं। लेकिन इसमें जाहिर तौर पर इसका जो प्रेसिडेंस होगा उसमें कैबिनेट मंत्री जो बनाए जा रहे हैं उनके नाम ऊपर लिखे होंगे देवेंद्र। इसमें यह नहीं है इस लिस्ट के अंदर कि कौन कैबिनेट मंत्री, कौन स्वतंत्र प्रभार और कौन राज्य मंत्री, और कोई इसमें से नाम ऐसा हो जो अभी तक आपकी जानकारी में नहीं आया था? नहीं, ये सारे नाम आप देखें तो अधिकांश नाम इसमें ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी या तो हम लोग दिखा चुके हैं या उसके बारे में एक्सपेक्टेड था। और जैसे अश्विनी वैष्णव की बात करें तो जो हम लोग पहले बता रहे थे, ये एक प्रोफेशनल का टच दिखेगा इसमें, जो कि अच्छा चलिए देवेंद्र, मैं एक बार फिर से सारे नाम जरा मैं एक बार फिर से बता देता हूं। अभी मैंने 43 नाम बताए, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, श्री अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर पशुपति कुमार पारस, श्री किरण रिजिजू, श्री राजकुमार सिंह, श्री हरदीप सिंह पुरी, श्री मनसुख मांडविया, श्री भूपेंद्र यादव, श्री पुरुषोत्तम रुपाला, श्री जे किशन रेड्डी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री पंकज चौधरी, श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल, श्री राजीव चंद्रशेखर, सुश्री शोभा करंदलजे, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, श्री ए नारायण स्वामी, श्री कौशल किशोर, श्री अजय भट्ट, श्री बीएल वर्मा, श्री अजय कुमार, श्री चौहान देवु सिंह, श्री भगवंत खुबा, श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, सुश्री प्रतिमा भौमिक, डॉक्टर सुभाष सरकार, डॉक्टर भगवत किशन राव कराड़, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, श्री विश्वेश्वर टुडू, श्री शांतनु ठाकुर, डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई, श्री जॉन बार्ला, डॉक्टर एल मुरुगन और श्री निशीत प्रमाणिक। देवेंद्र, और इसमें दर्शना जरदोश को आप देखें, दर्शना जरदोश जो कि गुजरात की सांसद हैं और फोटोग्राफी के बहुत शौकीन हैं, और प्रधानमंत्री भी उनकी इस खासियत की हमेशा से चर्चा करते रहते हैं। और वो सूरत की सांसद हैं, उनके पिताजी फोटोग्राफर हुआ करते थे, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हुआ करते थे। दर्शना जरदोश की भी अगर पार्लियामेंट उपस्थिति की बात कर लें या क्षेत्र में कलेक्शन की बात कर लें तो वो बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत एक्टिव रहते हैं, और इस लिहाज से गुजरात में महिला चेहरे के तौर पर उनको शामिल किया गया। और एक जो दूसरा नाम सौरभ मैं बता रहा हूँ, और निश्चित तौर पर उनको बहुत अच्छा महकमा मिलेगा उनके प्रोफाइल के हिसाब से, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर रहे थे, अश्विनी वैष्णव। ये अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उनके पीएस हुआ करते थे, बाद में उन्होंने नौकरशाही छोड़ी। उसके बाद वो क्योंकि मैनेजमेंट के काम में भी बहुत माहिर माने जाते हैं, उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी, और मूल रूप से रहने वाले वो राजस्थान के हैं, लेकिन जो उनका कैडर है वो उड़ीसा कैडर का हुआ करता था। उसके बाद बीजेडी के साथ, बीजेडी नेताओं के साथ उनके बहुत अच्छे संपर्क थे। बाद में उन्होंने बीजेडी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, और जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया उसके बाद उनको राज्यसभा बीजेपी ने भेज दिया था, और तभी ये माना जा रहा था कि लेकिन जो इसमें आने वाले दिनों में देवेंद्र 12वें नंबर पर जो नाम है मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, श्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव की भूमिका संगठन में क्या है, भूपेंद्र यादव की अहमियत बीजेपी के लिए क्या है, ट्रबल शूटर के तौर पर वो जाने जाते हैं, और उनको लाया जा रहा है अब अगर संगठन से सरकार के अंदर, तो जाहिर है यहां भी उनके कद के अनुरूप उनको कोई ना कोई जगह दी जाएगी या कोई ना कोई महकमा दिया जाएगा। जी हाँ सौरभ, और अब से थोड़ी देर के अंदर वो राष्ट्रपति भवन निकलने वाले हैं अपनी पत्नी के साथ, और 4:30 बजे जो गेस्ट हैं उनको आने को बोला गया, उसके थोड़ी देर बाद मंत्री आएंगे। तो भूपेंद्र यादव की अगर काबिलियत की बात कर लें तो निश्चित तौर पे नितिन गडकरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र यादव अचानक से चर्चा में आना शुरू हुए थे, और अरुण जेटली इनको बहुत पसंद करते थे। हरियाणा और राजस्थान, मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, राजस्थान के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, क्योंकि पढ़ाई उन्होंने राजस्थान से की थी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और किसी भी विषय को बहुत माइन्यूटी के साथ समझते हैं, बहुत माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं, उसको बहुत माइन्यूटली समझते हैं, और पार्टी के काम में लगातार इन्वॉल्व रहते थे। उसके बाद जब राज्यसभा आए तो पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल फंसता है तो कम से कम 17 से 18 कमेटी ऐसी होगी कि उन कमेटी को भूपेंद्र यादव ने चेयर किया। जब किसी बिल के फंसने के बाद जो एक टेम्पररी कमेटी बनाई जाती है, डॉग कमेटी बनाई जाती है, उसे उन्होंने चेयर किया था, और कुछ महीने के मशक्कत के बाद वो सभी लोगों को अपने साथ लाने में सक्षम हो पाते थे, और उसके बाद उस बिल की मंजूरी मिलती थी जब सदन के पटल पर रखा जाता था। इसके अलावा इलेक्शन मैनेजमेंट की अगर बात कर
लें तो बिहार के प्रभारी रहे, गुजरात के प्रभारी रहे, उत्तर प्रदेश में पिछला जब चुनाव हुआ था तो चुनाव के समय उनको वहाँ पे भेजा गया था। तो पार्टी के ट्रबल शूटर के तौर पर जाने जाते हैं और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद खास बताए जाते हैं। और ऐसे में भूपेंद्र यादव के बारे में ये कहा जाता था कि अब क्योंकि संगठन का बहुत ज़्यादा वो काम कर चुके हैं तो उनकी ऐसी इच्छा है, हालांकि उन्होंने खुल के कभी कुछ नहीं कहा, वो हमेशा इस बात को कहते रहते थे कि संगठन का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। लेकिन ये कहा जाता था कि शायद अब भूपेंद्र यादव सरकार में जाना चाहते हैं और जाहिर तौर पर अगर उन्होंने ये इच्छा पार्टी के टॉप लीडरशिप के सामने व्यक्त की हो या फिर पार्टी के टॉप लीडरशिप को ये लगा होगा कि क्योंकि संसद में इनका परफॉर्मेंस इतना शानदार है, संगठन के लेवल पर इन्होंने इतना काम किया है और अनुभव इतना अच्छा है, प्रोफेशनल इतने अच्छे हैं, उम्र साथ है इनके, तो ऐसी स्थिति में इनको सरकार में जगह दी जानी चाहिए। और इतना सौरभ तय मानिए कि विधि मंत्रालय जैसा कोई मंत्रालय हो सकता है। हालांकि ये एक बड़ा विषय जरूर रहता है कि क्योंकि जिस क्षेत्र के आप हैं क्या उसी क्षेत्र में आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन कोई प्रोफाइल जो उनका होगा कोई वैसा ही प्रोफाइल होगा जिसमें अनुभव की जरूरत है। अब मैं अगले नाम पर देवेंद्र बढ़ रहा हूं, बल्कि दो नाम मैं आपके सामने एक साथ लूंगा। दोनों महिलाएं श्रीमती मीनाक्षी लेखी और अन्नपूर्णा देवी। मीनाक्षी लेखी दिल्ली से आती हैं। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन का जाना, दिल्ली का एक रिप्रेजेंटेशन जाना, क्या मीनाक्षी लेखी उस जरिए से आ रही हैं या मीनाक्षी लेखी की कोई और खासियत देख करके, उनकी कोई एक्सपर्टीज देख करके उनको लाया जा रहा है? हाँ, मीनाक्षी लेखी की पहले बात कर लें सौरभ, तो पिछली बार भी वो सांसद थी और इस बार जब 2019 में चुनाव हो रहा था तो अंदाज़ा लगाइए कि आखिरी समय में उनको टिकट मिला था और ये माना जा रहा था कि शायद उनका टिकट नई दिल्ली सीट से कट रहा है और उनकी जगह पे गौतम गंभीर को दिया जा सकता है। तो आखिरी समय में गौतम गंभीर को इस दिल्ली में भेजा गया और मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली की सीट मिली। और आखिरी समय में ये परिवर्तन इस वजह से भी बताई जा रही थी कि तब राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बहुत तीखा हमला किया था और वो बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था, कांग्रेस उसमें बैकफुट पे आई थी। तो ये सारी वजह रही थी। लेकिन उसके बाद भी मीनाक्षी लेखी लगातार पार्लियामेंट के परफॉर्मेंस की बात करें या जिस संसदीय समिति की वो चेयरमैन है आईटी वाले सेक्रेटरी, उसमें उनके परफॉर्मेंस की बात करें, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहती थी। और इसके अलावा जो भी संगठन का कार्यक्रम होता है, क्योंकि बीजेपी संगठन कार्यक्रम लगातार दिया जाता है, जब जो कार्यक्रम दिया जाता रहा है मीनाक्षी लेखी बहुत तल्लीनता के साथ उस कार्यक्रम को करती थी। एडवोकेट हैं ही, वो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, नामचीन परिवार से बिलोंग करती हैं, तो पढ़ाई लिखाई, योग्यता, अनुभव, महिला होना सब कुछ उनके फेवर में था और ये वजह रही उनका सिलेक्शन हुआ मंत्री के तौर पे। आज सुबह बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने मीनाक्षी लेखी के बारे में ये कहा था कि उनका नाम तो एकदम कंफर्म मान के चलो कि वो मंत्री बन रही हैं आज के मंत्रिमंडल विस्तार में। और बाद में जब पीएमओ पहुंची तो वो तय भी हो गया, पीएम निवास जब वो पहुंची तो उस पर मुहर भी लग गई थी जी। और अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो ये झारखंड से आती हैं, झारखंड के कोडरमा से आती हैं और ये पहले आरजेडी में हुआ करती थी और लालू प्रसाद यादव आरजेडी का जब झारखंड में भी एक जनाधार रहा है, क्योंकि झारखंड तो पहले बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, बिहार का हिस्सा था वो, तो वैसी स्थिति में आरजेडी का प्रभाव वहाँ भी था। और अन्नपूर्णा देवी लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में मानी जाती थी। बाद में आरजेडी छोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और झारखंड के कोडरमा से बीजेपी के ऑलरेडी सिटिंग सांसद थे, उनका टिकट काटकर अन्नपूर्णा देवी को दिया गया और अन्नपूर्णा देवी ने चुनाव में जीत हासिल की और अब इस बार उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। जाहिर तौर पे उनके लिए भी एक बड़ा सरप्राइज होगा। सौरभ, चलिए तो हम एक एक नाम पर चर्चा कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, हालांकि नाम ये काफी सारे पहले आ चुके थे, हम लगभग हर नाम की चर्चा कर चुके थे, कुछ एक नामों को हम अगर छोड़ दें, मैं टॉप से अगर शुरू करूं तो लिस्ट में पहला नाम है नारायण राणे का और नारायण राणे के बाद सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह। ये पहले 5 नाम जो हैं, इस पांचों नाम बड़े हैं। मुझे लगता है इन पांचों में कहीं कोई संशय कभी था नहीं। इन पांचों में संशय नहीं था और बहुत स्पष्ट तौर पर संदेश है इन पांचों में। अगर हम नारायण राणे की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अभी जहां खड़ी है उसे ऐसे नेता की जरूरत है, ऐसे संदेश की जरूरत है। और इसी तरह से जब हम नामों पर आते हैं तो आरसीपी सिंह को हम जनता दल यूनाइटेड, चूंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से उनको कमान सौंप दी है, और सर्बानंद सोनोवाल असम में उन्होंने बिना किसी मतलब बहुत सौम्य व्यक्तित्व के हैं वो और उनका बड़ा प्रभाव है, लेकिन उन्होंने जरा सा भी ये कहीं कोई खबर नहीं सुनाई दी कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर थोड़ा सा भी सोच रहे हो। तो मुझे लगता है कि जो ये पूरा मंत्रिमंडल है और उसमें जिस तरह से ये एक कहें कि ऊपर से नीचे तक जिसको हम देखते हैं कि बड़े अच्छे से वो माला पिरो दी गई है और उसमें कोशिश बहुत स्पष्ट तौर पर की गई है कि संदेश साफ होना चाहिए हर नियुक्ति के साथ। अच्छा, कम से जो नाम कम चर्चा में रहे उनकी बात अगर मैं आपसे पहले करूं तो इस लिस्ट में 26 और 27 नंबर, इन दो नामों की अगर हम बात करें, कौशल किशोर और श्री अजय भट्ट।
देखिए, मैं इसको अगर ये कहूं कि दो नाम कम चर्चा, तो चूंकि हम लोग आमतौर पर उनको चर्चा में मानते हैं जो कुछ ऐसा या तो बहुत विवादित बयान दे रहे हो या अचानक उनको कुछ मिला हो। अजय भट्ट उत्तराखंड में बहुत नीचे से कैडर से कार्यकर्ता के तौर पर आगे बढ़े हैं और बार बार उनका नाम जब सरकार बदलती थी तो प्रमुख मंत्री और प्रमुख तौर पर यह भी कई बार नाम आया कि क्या मुख्यमंत्री की रेस में हो सकते हैं क्या। अजय भट्ट उस लिहाज से अगर हम देखें तो रमेश पोखरियाल निशंक की जगह आते हैं और चूंकि निशंक साहब एक तरह से कहें कि वहां की राजनीति में अब उनका एक समय पूरा हो चुका था तो उस वजह से उनको हटाया गया। कौशल किशोर जी की बात करें तो यहां दो तरह से देखना चाहिए, एक तो वो चेहरा जो सामाजिक समीकरण, दूसरा ये वो नेता थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कोरोना वायरस के समय कि इंतजाम ठीक नहीं थे, इसको ठीक करना चाहिए, जनता मुश्किल में है। तो यानी ऐसा नहीं है कि जिन मंत्रियों ने अपना ग्रीवांस शिकायत दर्ज कराई अगर वो जेन्युइन है तो उस बात को वो कहने से उनको रोका जा रहा है, ये भी संदेश बहुत साफ है। रुचि, कौशल किशोर के बारे में और बताइए, किस समुदाय से ये आते हैं? मोहनलालगंज से सांसद हैं, कौशल किशोर मंत्री बनेंगे। रुचि, देखिए, कौशल किशोर 2 बार के सांसद हैं मोहनलालगंज से और 2014 में ही, उसके पहले वो बीजेपी में गए थे, पहले वो लेफ्ट पार्टी में थे और उनकी पत्नी इस समय विधायक हैं लखनऊ से, मलियाबाद इलाके से। और जैसा मैंने बताया दलित नेता हैं, वर्कर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है उनका। आप उनके चारों तरफ हमेशा सौरभ भीड़ देखेंगे जनता की, उनके घर में सुबह से 8 बजे से दरवाजे खुल जाते हैं और पब्लिक उनसे जाके अपनी बात कहती है। और अभी कोरोना में जैसे आपने बताया कि उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी थी मुख्यमंत्री को, ये कहा था कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज में KGMU में खाली बेड पड़े हैं, वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो अपनी इस तरह की तकलीफ उन्होंने बताई थी। और उसके पीछे वजह ही थी कि उन्होंने कहा था कि हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, हमारे घर आते हैं और हमसे शिकायतें करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हम रहते हैं। तो जनता से जुड़े नेता हैं, काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया और बहुत लंबे संघर्ष के बाद वो पहली बार MP बन पाए। एक बार वो विधायक ज़रूर रहे थे। तो लंबा इतिहास है, जैसे मैंने अभी बताया, अपने बेटे को लेकर वो विवाद में भी अभी आए पिछले 2 महीने पहले। उनके बेटे ने कह दिया कि उनके ऊपर किसी ने गोली चला दी है, तो वो पारिवारिक विवाद था। बाद में पता चला कि बेटे ने खुद ही अपने साले से, पुलिस ने इस तरह का आरोप लगाया कि अपने ऊपर गोली चलाई है। लेकिन जनता से अच्छा कनेक्ट है और अपनी जो जाति है उसमें उनकी अच्छी पकड़ है और शायद इसीलिए उनको बनाया गया है मंत्री के। चुनाव आएगा तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, एक नाम जो है जो साफ तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन इनको क्या दिया जाएगा ये अभी इस पर कुछ संशय बना हुआ है। देवेंद्र पशुपति पारस, पशुपति पारस का 7वें नंबर पर नाम है और इनका नाम किरण रिजिजू से, राजकुमार सिंह से, हरदीप पुरी से, इवन भूपेंद्र यादव से भी ऊपर है। अगर ये लिस्ट आई है, क्या ये लिस्ट किसी प्रेसिडेंस के हिसाब से है? क्या पशुपति पारस कैबिनेट मंत्री भी बनाए जा सकते हैं? देखिए, ये सूचना जहाँ से आती है वहाँ से नहीं है, तो वैसे ताकि उस सूचना के आधार पे आप ये ऑर्डर समझ सकें, ये वहाँ से नहीं है, ये चीज़ क्लियर कर दिया जाए। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि पार्टी संगठन की तरफ से जो ये लिस्ट आई हुई है, निश्चित तौर पे इस ऑर्डर को अगर फॉलो किया गया तो वहाँ पर ये दिख रहा और संभव है कि इसको फॉलो किया गया हो, क्योंकि पशुपति पारस के अलावा बाकी जो आप नाम देखें तो उसमें कोई वैसे सरप्राइजिंग नहीं लगते हैं जो कि ऊपर नाम है। और वहाँ पर पशुपति पारस को अगर कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर इसका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि पशुपति पारस के अपनी काबिलियत के तौर पे देखें तो वो आपको इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, इतनी ज़्यादा इसकी चर्चाएं नहीं होती निश्चित तौर पे। लेकिन अगर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में उनको जगह दी जाती बतौर कैबिनेट मंत्री तो वो एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है। उसका सीधा मतलब सौरभ ये रहेगा कि चिराग पासवान को लेकर NDA की जो पॉलिसी है वो उस पॉलिसी पर कितने आक्रामक तरीके से आगे चल रही है, इसका एक और नमूना होगा अगर पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री के तौर पर बनाया जाता है। MOS इंडिपेंडेंट तक तो बात समझी जा सकती थी, लेकिन अगर उनको कैबिनेट में जगह दी जा रही है तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगा सौरभ। और दूसरी चीज़ की RCP सिंह को भी आप देखें तो उनके बारे में तो तय था कि वो कैबिनेट मंत्री होंगे, तो जो महकमा होगा RCP सिंह का सौरभ, ये भी तय है कि बहुत महत्वपूर्ण महकमा होगा और उसमें देश के जो कुछ बड़े चुनिंदा मंत्रालय हैं उनमें से किसी एक की कमान RCP सिंह को मिल सकती है। JDU की पूरी कोशिश रहेगी कि एक हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री मिले RCP के खाते में। और RCP सिंह और पशुपति पारस के बीच में नाम है अश्विनी वैष्णव का। देवेंद्र जी, अश्विनी वैष्णव के बारे में तो सौरभ मैं आपको पहले से भी बताता रहा हूं कि
बहुत ही हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड है उनका। और जैसा कि पहले मैंने आपको चर्चा में बताया है किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार हुआ करती थी तब उस समय इनके पीएस हुआ करते थे और बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। बाद में उन्होंने रिज़ाइन किया था, अपनी उनकी कंपनी चलती है। उड़ीसा में बीजेडी के संपर्क में थे क्योंकि रहने वाले मुल्क से राजस्थान के हैं, लेकिन कैडर उनका उड़ीसा हुआ करता था। वहाँ पर फिर बीजेडी नेताओं के संपर्क में आने के बाद बीजेडी में रहे, बाद में बीजेडी उन्होंने छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन किया। पीएम मोदी के लोगों से बहुत करीबी संबंध उनके बताए जाते हैं और राज्यसभा में वो हैं, बावजूद इसके बहुत लो प्रोफाइल रखकर काम करते हैं और आमतौर पे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। जब वाजपेयी जी के साथ भी हुआ करते थे तो सरकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे। अभी भी जब वो पावर कॉरिडोर में इतने अथॉरिटी के साथ वो घूमते हैं तब भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। तो उस लिहाज से निश्चित तौर पर वो भी एक काबिलियत मानी जाती है सर। अब कम से कम इस सरकार की अगर बात करें तो वहाँ पर की चीज़ों को कितना प्रोफेशनल तरीके से आप आगे बढ़ाते हैं और ये सारी चीज़ें बता रही है कि एक प्रोफेशनल टच रहेगा अश्विनी वैष्णव का जो भी मंत्रालय मिला उसके कामकाज में, क्योंकि उनको नौकरशाही का भी उनको अनुभव है, पॉलिटिक्स का भी अनुभव है और मैनेजमेंट का भी अनुभव है। ऐसी स्थिति में एक योग्यता का, टैलेंट का जो कॉकटेल कहा जा सकता है वो अश्विनी वैष्णव में देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं जरा 20 नंबर नाम की चर्चा करना चाहता हूँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। सुश्री शोभा करांदलाजे का, कर्नाटक से आती हैं और इनको एक बड़ा करीबी सहयोगी माना जाता है येदियुरप्पा साहब का भी। तो इस और येदियुरप्पा साहब की अपनी मुश्किलें वहां अलग चल रही हैं हर्षवर्धन जी। इनका आना केंद्रीय मंत्रिमंडल में, पहले तो उसे कैसे देखते हैं और येदियुरप्पा जी इससे कमजोर होते हैं, मजबूत होते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसको इस तरह से देखना चाहिए कि एक तो ये कि येदियुरप्पा की बेहद ये करीबी रही हैं, लेकिन शोभा करंदलाजे के बारे में एक और बात बड़ी स्पष्ट तौर पर है कि पार्टी लाइन से बहुत हटकर वो नहीं जाती रही हैं। भले ही वो येदियुरप्पा के नजदीक हैं और जिसको हम कहते हैं ना कि वहां के कैडर को लेकर वो बहुत सचेत रहती हैं। और एक और जो बड़ी बात है कि अगर शोभा करंदलाजे यहां आएंगी तो कम से कम राज्य में जो बीएस येदियुरप्पा की अपनी, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं कि बीएस येदियुरप्पा का विकल्प शीर्ष नेतृत्व खोज रहा है, क्योंकि वहां की अपनी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से उनको हटाया नहीं जा सकता है। एक दो और सरप्राइजिंग नाम हम लोग सोच रहे थे कि कर्नाटक से आएंगे, लेकिन शायद उसको नहीं रखा गया इसी वजह से कि येदियुरप्पा अभी भी वो उनका कोई विकल्प शीर्ष नेतृत्व भाजपा में खोज नहीं सका है। लेकिन कर्नाटक से जो इनसे पहले जो सदानंद गौड़ा जिनको हटाया गया है, उनका कद काफी ऊंचा था, वो कैबिनेट मंत्री थे। उनकी जगह शोभा करांदलाजे का नाम और 20वें नंबर पर उनका नाम है। आपको क्या लगता है कि वो इनको क्या जिम्मेदारी मिल सकती है, देवेंद्र? और शोभा करंदलाजे की बात करें तो एमओएस के तौर पर वो देखी जा सकती हैं इस मंत्रिमंडल में। और शोभा जब बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर में, जुझारू नेता जो है उसके तौर पे जानी जाती हैं। कर्नाटका में जब उनके इलाकों में, कर्नाटका के कुछ हिस्सों में आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले जब फ्लड आया था तो उस फ्लड में जिस तरीके से काम किया था उन्होंने, दिल्ली में अरुण जेटली जब बैठे थे तो उस बात की बहुत तारीफ कर रहे थे कि देखो शोभा एक महिला सांसद है और किस प्रकार से फ्लड के समय में सड़क पर उतर के लोगों के बीच खड़ी होकर मदद कर रही है। और दूसरी चीज़ की शोभा करंदलाजे ओरेटर बहुत कमाल की हैं। जैसे कर्नाटका में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप सुने तो भले ही वो कन्नड़ा में बोलती हैं तो वो आपको समझ में ना आए, अगर कन्नड़ा आप नहीं जानते हैं तो, लेकिन ये समझ में आएगा कि बहुत फायरी स्पीच दे रही हैं, बहुत अच्छी ओरेटर हैं, पार्टी लाइन पे हमेशा ही चलती हैं। निश्चित तौर पे येदियुरप्पा के बहुत खास नेताओं में मानी जाती हैं कर्नाटक के पॉलिटिक्स में। और येदियुरप्पा के बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि उनकी कोशिश ये रहती है कि शोभा करंदलाजे को प्रमोट करें। और यहाँ पर आप देखें सौरभ तो ये समझ में आएगा कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है पार्टी के अपने इनफाइटिंग का उससे बहुत कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस मंत्रिमंडल विस्तार में BL संतोष जो कि बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, उनकी अहम भूमिका रही है फीडबैक देने में, क्योंकि पीएम के साथ सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे जब ये फीडबैक का काम चल रहा था। उसमें गृह मंत्री अमित शाह और BL संतोष, ये 2 लोग मौजूद थे। और BL संतोष और येदियुरप्पा के बीच अदावत कर्नाटक में बहुत आम है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इन सबके बावजूद अगर शोभा करंदलाजे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाती हैं तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से योग्यता के आधार पर यह फैसला किया गया। हालांकि ये चर्चा जरूर थी कि लिंगायत कम्युनिटी का कोई हो सकता है, क्या येदियुरप्पा के बेटे VI राघवेंद्र हो सकते हैं, जैसा कि प्रदेश के कई नेताओं की राय थी। निश्चित तौर पर वो संभव होता नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पे कर्नाटक में भी येदियुरप्पा हैं और अभी येदियुरप्पा की कुर्सी को लेकर ही बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं पार्टी के भीतर कि क्या उनको बदला जाना चाहिए, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, ऐसी सारी चीज़ें चलते रहती हैं। तो उस माहौल में शोभा करंदलाजे का MOS बनना निश्चित तौर पर उनकी काबिलियत के चलते ऐसा हुआ है। मैं नंबर 8, 9, 10 की बात करना चाहता हूं। बड़े जाने पहचाने चेहरे हैं। नंबर 8 पर किरण रिजिजू और नंबर 9 पर राजकुमार सिंह, नंबर 10 पर हरदीप सिंह पुरी। और ये तीनों ही नाम मौजूदा मंत्रिमंडल में हैं,
इसका मतलब इनका सीधा प्रमोशन किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इन तीनों नामों को, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप पुरी? नहीं, मुझे लगता है कम से कम दो नाम तो बहुत इस वक्त सबसे चर्चित नामों में है। हरदीप पुरी साहब, क्योंकि जिसको हम कहते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और पंजाब, ये दो चीजें हैं जिस पर वो एक चेहरे के तौर पर डिफेंड करते रहे। प्रधानमंत्री जिस शैली में जवाब देते हैं उस शैली में वो जवाब देते रहे, और बहुत फैक्चुअल, जिसको कहते हैं कि आप निशाने पे तीर मार लेते हैं क्या। किरण रिजिजू की एक जो पहचान है, पूर्वोत्तर से आते हैं, एक बहुत जिसको कहते हैं कि युवा चेहरे के तौर पर दिखते हैं। आरके सिंह को लेकर, क्योंकि पावर सेक्टर में कई ऐसे सुधार की बात थी, कई ऐसी चीजें कही जा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि आरके सिंह को लेकर ये भी था कि बहुत लो प्रोफाइल मिनिस्टर के तौर पर कहे, और अगर हम 2019 वाला मंत्रिमंडल देखें तो आरके सिंह उस तरह से आगे बहुत चर्चा में नहीं रहते थे। तो अगर उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही तो इसका मतलब ये है कि जो बेसिक चीजें हैं उसमें कहीं प्रधानमंत्री को लगता है कि उनकी भूमिका बनी, वो फिट होते हैं। देवेंद्र, आप कैसे देखेंगे नंबर 8, 9, 10, किरण रिजिजू, आरके सिंह, हरदीप पुरी, तीनों का प्रमोशन हो रहा है? सबसे पहले किरण रिजिजू की बात कर लें सौरभ, तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और पिछले सरकार में वो MOS होम थे, और तब MOS होम का पद जब उनसे छीना गया था, जब उनके पोर्टफोलियो बाद में बदला गया और अभी खेल मंत्रालय का वो जिम्मा संभाल रहे हैं, तब इसके पीछे एक वजह बताई गई थी कि क्योंकि बहुत सारे मसले पर वो बोल देते हैं सार्वजनिक तौर पर, और बतौर गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री ऐसा बोलना ठीक नहीं था, इसलिए वो पोर्टफोलियो उनका चेंज किया गया था। बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन्होंने अच्छा काम किया, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, छवि ठीक रही है, तो उस लिहाज से निश्चित तौर पर उनका प्रमोशन। आरके सिंह की बात कर लें तो पूर्व नौकरशाह हैं, बेहद ईमानदार माने जाते रहे हैं। बिहार में भी जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हुआ करते थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वहाँ पे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मालाईदार मंत्रालय माना जाता है, वहाँ पर भी उनकी छवि बहुत ईमानदार नेता की थी। यहाँ पर बाद में वो गृह सचिव से रिटायर किए, हालांकि पॉलिटिकली निश्चित तौर पर उनके समय में भगवा आतंकवाद चला था, और बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर बार बार ये बात कही जाती थी कि जिसने भगवा आतंकवाद क्वाइन कराया, इस शब्द को, आतंकवाद को क्वाइन कराया, भगवा के साथ जोड़ाया था, उसको हम कैसे इतना प्रोफाइल, उसका हाई प्रोफाइल उसको बना सकते हैं, बावजूद उसके क्योंकि उनकी योग्यता और काबिलियत के आधार पर उनको काम मिला था। और लो प्रोफाइल लगाकर, लो प्रोफाइल का मतलब ये कि वो चर्चा में बहुत रहना पसंद नहीं करते हैं, अपना काम करते हैं, और पावर मिनिस्ट्री में कई सारे बड़े फैसले लिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि क्योंकि नौकरशाही का पूर्व अनुभव है, तो उन्हें पता है कि काम कराना कैसे है, और बेहद ईमानदार नेता के तौर पर उनको जाना जाता है, जाहिर तौर पर उसका पुरस्कार मिला। हरदीप सिंह पुरी की बात कर लें तो हरदीप सिंह पुरी का मंत्रालय आजकल जिस प्रकार से काम कर रहा है, बड़े काम कर रहा है, उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है सौरभ, कि कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर रखते हैं अधिकारियों के साथ। जैसे शहरी विकास मंत्रालय में उनके सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, और ये जो जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें मिनिस्टर कौन है और सेक्रेटरी कौन है, जबकि आमतौर पे मिनिस्टर और सेक्रेटरी का रिलेशन इतना अच्छा नहीं होता, डिफरेंस ओपिनियन इतने ज़्यादा होते हैं कि आमतौर पे उनके बीच से एक दुराव सा दिखता है। लेकिन इन दोनों मंत्री और सचिवों की बात करें तो एक बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम करते हैं, और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को ये बात पसंद आती होगी कि ये डिलीवर करते हैं, ये डूअर हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का काम हो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर लें, शहरी विकास मंत्रालय के बाकी जितने प्रोजेक्ट्स को जिस तेजी से वो पूरा कर रहे थे, उस लिहाज से माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनको अच्छा, मैं एक चीज और अब दर्शकों के लिए भी समझना चाह रहा हूं कि मेरी समझ के हिसाब से MOS मंत्री जो होता है उसकी शपथ होती है, और अतिरिक्त प्रभार की अलग शपथ होती है, अलग अलग शपथ लेते हैं, और कैबिनेट मंत्री तो लेते ही हैं। नहीं, शपथ का तो बड़ा सीधा सा है कि आप कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और फिर राज्य मंत्री, तो ये एक तरह से प्रोटोकॉल भी है और जिम्मेदारी के लिहाज से भी ये शपथ होती है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति नहीं। अगर कोई, मेरा सवाल इसलिए है कि अगर कोई राज्य मंत्री प्रमोट होकर के अतिरिक्त प्रभार में निश्चित तौर पर शपथ स्वतंत्र प्रभार में जा रहा है, शपथ फिर से होगी, तो दोबारा होगी शपथ। तो फिर इस लिहाज से हम ये समझना चाहते हैं, ये जो लिस्ट है नंबर 1 से मैं खास तौर पर नंबर 17 तक पढ़ रहा हूं, क्योंकि यहां इसमें काफी इंपॉर्टेंट नाम है। तो नंबर 1 पर नारायण राणे, सब इसमें कोई शक नहीं कि इनको कैबिनेट मिलेगा। सर्बानंद सोनोवाल, इनको कैबिनेट मिलेगा, कोई शक नहीं। वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके भी कैबिनेट मंत्री बनने में कोई शक नहीं है। ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ऐसे ही RCP सिंह हैं, ऐसे ही अश्विनी वैष्णव हैं। पशुपति पारस को लेकर पहले संशय था, अभी बता रहे हैं देवेंद्र की मुमकिन हो भी सकता है। अब यहां 7 तक तो हम मान के चलें कि कैबिनेट में आपको कहीं कोई दिक्कत नजर आती नहीं है। ये जो आपने अभी 17वें तक कहा ना, क्योंकि जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने वहीं तक जिस तरह से कहें कि उन्होंने, हम अगर ध्यान से देखें तो कई बार लगता है कि राजनीतिक तौर पर कौन कितना खींचातानी कर रहा है। तो अनुप्रिया पटेल चूंकि अमित शाह की बेहद नजदीकी मानी जाती हैं,
एक बहुत साइजेबल जो कहें कि इक्वेशन है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसमें वो बहुत प्रभावी हैं। उसके बावजूद अगर इतने समय तक उनको मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया तो मुझे लगता है कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर ही आएंगी। अब मैं अगर जहां से हमने ये बात छोड़ी, अगर हम पशुपति पारस 7वें नंबर पर हैं, 8वें नंबर पर किरण रिजिजू ऑलरेडी स्वतंत्र प्रभार हैं, वो अगर प्रमोट होंगे तो ऑब्वियसली वो कैबिनेट में जाएंगे। उनके नीचे हरदीप पुरी ऑलरेडी स्वतंत्र प्रभार है, इंडिपेंडेंट चार्ज उनके पास है, तो 10वें नंबर तक कहीं कोई संशय नहीं है। इसके बाद आता है नाम मनसुख मंडाविया का, और उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम भूपेंद्र यादव। अब भूपेंद्र यादव को लाया जा रहा है तो जाहिर है कि उनको भी कोई कैबिनेट में ही शामिल किया जाएगा। अगर आपको मतलब ये ध्यान में होगा कि जब अध्यक्ष के तौर पर नाम चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन हो सकता है अमित शाह के बाद, तो जेपी नड्डा के अलावा एक नाम जो प्रमुखता से चलता था वो भूपेंद्र यादव का था। और अभी जो देवेंद्र ने बताया, उन्होंने बहुत सी बातें बताई, जिसमें एक बात ये कही कि अमित शाह के बहुत वे जिसको कहते हैं बहुत ट्रस्टेड हैंड हैं, जहां चुनाव में उनको लगाना होता है तो भूपेंद्र यादव एक विश्वस्त व्यक्ति के तौर पर होते हैं। और पुरुषोत्तम रूपाला भी जो जिसको कहें कि उनका भी प्रमोशन होना तय है, किशन रेड्डी हैं, अनुराग ठाकुर उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रमोट किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो सूची है, अब अभी इसकी चूंकि कोई ऐसी प्रामाणिकता नहीं दिख रही कि ऊपर से ये हायरार्की में है, प्रोटोकॉल है या नहीं, लेकिन लगता है कि कम से कम 17वें नाम तक यानी अनुप्रिया सिंह पटेल तक ये कैबिनेट मंत्री के तौर पर ही शपथ लेते हुए दिख रहे हैं। इसमें पंकज चौधरी का भी नाम है, जी किशन रेड्डी का नाम है, एमओएस होम है अभी वो, पुरुषोत्तम रूपाला बड़े सीनियर लीडर हैं गुजरात के, और मेरे ख्याल में दोनों टर्म में वो सरकार में रहे हैं। तो ये सभी नाम जो है इनको लेकर के बात हो रही है। अभी हमने क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला का नाम लिया है, अगर निर्णय कपूर हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। पुरुषोत्तम रूपाला हमेशा से एक इंपॉर्टेंट सदस्य रहे पार्टी के लिए भी, सरकार के लिए भी। इस बार उनका कैबिनेट रैंक में जाना आपको तय लगता है निर्णय? देखिए, बहुत साफ सी बात है सौरभ, अगर पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया का नाम इस लिस्ट में है तो जाहिर सी बात है दोनों का प्रमोशन निश्चित है। मनसुख मांडविया ऑलरेडी इंडिपेंडेंट चार्ज में थे, यानी अब वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। और पुरुषोत्तम रूपाला के बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाए, राज्य स्तर के मंत्री के तौर पे इंडिपेंडेंट चार्ज। और एक ऐसी भी अटकल सामने आ रही है कि जो सहकारिता मंत्रालय है, जो नया मंत्रालय बना है, हो सकता है उसका इंडिपेंडेंट चार्ज उन्हें दिया जाए। और इसमें अगर ऐसा होता है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि एक लंबा उनके पास अनुभव है सहकारिता क्षेत्र का। और गुजरात का आपको मालूम है कि एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश किया हुआ है गुजरात ने सहकारी क्षेत्र में। हो सकता है उनके इस अनुभव का लाभ प्रधानमंत्री लेना चाहते हो इस नई कैबिनेट का जो रचना हो रही है उसमें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि गुजरात में इस टाइम जब अब मोदी और अमित शाह नहीं है तो सबसे बड़ा पब्लिक चेहरा पुरुषोत्तम रूपाला है। ठीक है, निर्णय में आता हूं आपके पास। अब एक्चुअली अब एक मंत्री की एक जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनकी प्रोफाइल हमारे सामने है। अजय जी भी आ गए स्टूडियो में दोबारा। तो सबसे पहला नाम लिस्ट में चूंकि जो आई थी उसमें नारायण राणे का ही था। राज्यसभा के सांसद हैं महाराष्ट्र से, राज्यसभा में से पहली बार आ रहे हैं। 6 बार के एमएलए, 1 बार के एमएलसी हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, और इसके अलावा 35 साल से पब्लिक लाइफ के अंदर हैं। और ये जानकारी शायद बहुत लोगों के पास नहीं होगी कि इससे भी पहले ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 1971 से लेकर 1984 तक यानी 13 साल पब्लिक सर्वेंट भी रह चुके हैं। ये भी एक नई बात है, और 69 साल उनकी उम्र है। और मैं कल से कह रहा हूं कि इनका कूलिंग ऑफ पीरियड बड़ा लंबा चला। नहीं, लेकिन एक चीज जो आप एक एक नाम पे चर्चा करें उससे पहले, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने एक और बहुत स्पष्ट संदेश दिया है। अगर आप दूसरे दल में हैं, अपनी ताकत से नेता हैं, तो आप ये सोच के मत आइए कि आपको कब क्या मिलेगा, लेकिन मिलना तय है। अब वो बाधा बहुत ज्यादा नहीं है। आप नारायण राणे से लेकर आगरा के एसपीएस बघेल तक के देख सकते हैं। अपना अगर जनाधार है, अगर अपना जनाधार है, तो अपनी ताकत कुछ मिलेगा। चलिए मैं जल्दी से पहले कुछ बड़े नामों की प्रोफाइल दिखा देता हूं। दूसरा नाम सर्बानंद सोनोवाल, हम सब जानते हैं, ये 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं आसाम से, 2 बार उससे पहले एमएलए भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे, और इससे पहले भी ये पिछली सरकार में भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज था इनके पास, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे ये देश के। और तो यानी पहले से ही इनकी जो छवि थी वो बहुत अच्छी रही है। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 3 दशक से ज्यादा से ये भी सार्वजनिक जीवन में हैं। एलएलबी हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से, इनकी उम्र है 58 वर्ष। तीसरे नाम की ओर जा रहा हूं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि पहली पंक्ति में आपको बैठे हुए दिखाई दिए थे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार
लोकसभा के सांसद हैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से और 7 बार के सांसद हैं। उनका 7वां टर्म है एमपी के तौर पर और इस लिहाज से संसद में सर्वाधिक अनुभव वाले सांसदों में से एक हैं। और इसके अलावा ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही। और सुरभि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो ये जो प्रोफाइल है इनके बारे में सुरभि आपको जरा एक बार और विस्तार से बताएंगे आगे जो नाम इस लिस्ट में शुमार हैं। सुरभि। बिल्कुल, अब बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा एमपी से मध्य प्रदेश से, जो कि 5 बार टर्म को सर्व कर चुके हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास रहा है पावर का। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट में सर्व कर चुके हैं। और इनके सबसे बड़ी बात यहां पर प्रोफाइल में ये साफ तौर पर मेंशन की गई है जहां से ये बिलोंग करते हैं और किस तरीके से पब्लिक लाइफ में ये सर्व करते आए हैं। एक रॉयल फैमिली से जुड़े हुए हैं और 2 डिकेड से ये पब्लिक लाइफ को सर्व करते आए हैं और प्रीवियसली हेल्ड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। और एमबीए हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। इन्होंने बीए भी किया है। उम्र इनकी 50 साल है। और इसके बाद अगला नाम इसमें आता है रामचंद्र प्रसाद सिंह का, जो कि राज्यसभा एमपी फॉर बिहार, सर्विंग हिज 2nd टर्म एज एमपी और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं 1984 बैच के और सर्व्ड ओवर 25 years across various capacities and domains। तो कई जगह वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं पिछले 25 साल से। पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए भी किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और इसी तरह से हर प्रोफाइल की आगे मैं आपको और डिटेल दूं सौरभ। उससे पहले आपने यहां पर देखा इस प्रोफाइल के बारे में जहां हमने रामचंद्र प्रसाद सिंह की बात की और इसके बाद अगला नाम आता है अश्विनी वैष्णव का। अश्विनी वैष्णव का ये नाम, उनकी डिटेल से पहले ये स्क्रॉल। अश्विनी वैष्णव राज्यसभा एमपी उड़ीसा से, आईएएस ऑफिसर 1994 बैच के। इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पिछले 15 साल से ये होल्ड करते आए हैं एंड वाज पर्टिकुलरली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एट द पीपीपी फ्रेमवर्क इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि अब कितना टाइम से ये सर्व करते आ रहे हैं और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी तक इनके पास रही हैं। पोस्ट दैट ही हैज हेल्ड लीडरशिप रोल्स अक्रॉस मेजर ग्लोबल कंपनीज सच एज जनरल इलेक्ट्रिक एंड साइमंस। एमबीए है वॉटन स्कूल पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से, एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। अगला नाम इसमें जाएं, उससे पहले आपने ये डिटेल्स देखी अश्विनी वैष्णव की। अगला नाम इसमें है प्रभुपति पशुपति कुमार पारस का। पशुपति कुमार पारस, जिनका अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, लोकसभा एमपी फॉर हाजीपुर इन बिहार। 7 टाइम एमएलए रह चुके हैं, 1 टाइम एमएलसी इन बिहार और वन ऑफ द इंडियन senior most state legislator, served as minister for Bihar government। 45 साल तक इनका पब्लिक लाइफ में कंट्रीब्यूशन रहा है। बीएड है भागलपुर यूनिवर्सिटी से। और पशुपति कुमार पारस के बाद इस लिस्ट में हम अगला नाम देख रहे हैं भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र यादव राज्यसभा एमपी फॉर राजस्थान, 2nd टर्म ये अपना सर्व कर रहे हैं। अपनी लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज के साथ जुड़े रह चुके हैं और प्रायर टू बिगनिंग हिज पॉलिटिकल करियर एडवोकेट ये रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में और सर्व किया है गवर्नमेंट काउंसिल फॉर इंपॉर्टेंट कमीशन। पब्लिक लाइफ को पिछले 2 डिकेड से ये भी सर्व कर रहे हैं और एलएलबी इन्होंने किया है अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज से। और भूपेंद्र यादव के बाद यहां अगला नाम आ रहा है पंकज चौधरी का। पंकज चौधरी एमपी से ही लोकसभा एमपी महाराजगंज से और 6th टर्म एज एमपी अपना सर्व कर रहे हैं। डेप्यूटी मेयर ऑफ गोरखपुर भी रह चुके हैं ये पहले सौरभ जी। और इस वक्त खबर ये आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अब क्योंकि समय नजदीक है, एक एक करके सभी लोग जो हैं जिनको शपथ लेनी है वो राष्ट्रपति भवन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से रवाना हो चुके हैं राष्ट्रपति भवन के लिए। तो उनसे रिएक्शन लेने की उम्मीद की कोशिश कर रहे हैं मीडिया कर्मी, लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि वो कुछ बोलेंगे। चलिए, गाड़ी रुकी तो है, देखते हैं वो कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया रवाना हो रहे हैं अपने घर से राष्ट्रपति भवन के लिए और जाहिर है उनको कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। अजय।
इसमें कोई शक नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक लंबे समय से इंतजार करते रहे हैं। उनका पुराना अनुभव ही रहा है जब वो यूपीए सरकार में मंत्री के ओहदे पर थे और उस वक्त उनके पास बहुत अहम जिम्मेदारियां थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका है, एक बड़ा घटक दल है जो कि आज उनके समर्थन के साथ खड़ा है। और ऐसे में अगर मध्य प्रदेश की राजनीति के आधार पर देखें तब भी उनकी भूमिका बनती है, और अगर उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस के आधार पर भी देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस टेक्नोक्रेट हैवी मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अगुवाई के साथ आगे लेकर चलना चाहते हैं उस बिल में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी फिट बैठते हैं। जो बात आपने कही, हालांकि बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं जिनकी वजह से उनको जिम्मेदारी मिलेगी ही, लेकिन उनकी पुरानी पार्टी के कुछ वो लोग जो अब उस पार्टी में नहीं है वो भी खुश हैं कि इनको जिम्मेदारी दी जा रही है। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा, लेकिन जितने भी लोग आज मंत्री पद की शपथ लेंगे शाम 6 बजे से, उन सब की पूरी प्रोफाइल, उनका पूरा बायोडेटा हमारे पास है, वो सारी डिटेल्स बस एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।